हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 जो है द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1959 के अंदर हुआ था। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, द इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो एवरी मैन हैज टू फेस इंटरव्यू ऑन हिज लाइफ इन एवरी स्टेप, यानी कि हर इंसान को अपने जीवन में कदम कदम पर साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो आदमी लिटरेट है, एजुकेटेड है, शिक्षित है, उसको अपने जॉब के जिस क्षेत्र में भी उसको जाना है उस क्षेत्र में उसको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है द इंटरव्यू जो चैप्टर है, इसके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू के जो मेरिट्स है और डीमेरिट्स यानी गुण और अवगुण। कई लोगों ने इंटरव्यू का विरोध किया है जिस समय वो इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद दूसरों का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। तो कहने का मतलब है कि जिस स्टेज पे जो बंदा पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद में पता चलता है कि भाई ये एक्चुअली होता क्या है। अब फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू एडिटेड बाय द क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यानी कि द इंटरव्यू जो है द पेंगुइन जो बुक लिखी थी वहां से लिया गया है। ऑफ इंटरव्यूज यानी साक्षात्कारों की, एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यानी कि इसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एडिटेड किया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट दी ऑथर, यानी कि लेखक के बारे में। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और उनका जो कैरियर है, उनका लाइफ, उनका बर्थ टाइम और उनका कैरियर के बारे में। वॉज बोर्न इन 1959 यानी 1959 के अंदर उनका जन्म हुआ था। वाज स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, और वो कैम्ब्रिज के पीटर हाउस में हिस्ट्री के विद्यार्थी थे। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। ही वाज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years, यानी कि प्राइवेट आई जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता था 10 वर्ष तक उन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में उस न्यूज़पेपर के लिए काम किया। एंड हैज रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और उन्होंने वैनिटी फेयर के बारे में लिखा। फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, यानी उनके द्वारा जो एडिटेड बुक थी पेंगुइन बुक, वहां इंटरव्यू के बारे में, तो उस बुक से लिया गया है ये उद्धरण यांस एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1959 टू द प्रेजेंट डे, यानी एंथोलॉजी जो कि 1959 से लेकर के आज तक। तो ये था छोटा इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। और अब हम इस चैप्टर के बारे में जो है डिटेल्ड रीड करेंगे। इसका पार्ट जो फर्स्ट है उसके बारे में जान रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बताया गया इंटरव्यू के। सिंस इट्स इन्वेंशन, जब से इसका आविष्कार हुआ है। इन्वेंशन का मतलब होता है क्रिएशन, और क्रिएशन का मतलब होता है आविष्कार। यानी कि जब से इंटरव्यू की खोज हुई है, जब से इसका रिसर्च शोध हुआ है, ओवर 130 years ago, लगभग 130 वर्षों से पहले, द इंटरव्यू हैज बिकन ए कॉमन प्लेस। तो तब से लेकर के आज तक इंटरव्यू जो है हर व्यक्ति के जीवन में आम हो गया है। कॉमन प्लेस यानी कि नाउन बाय ऑल, नाउन बाय ऑल, यानी कि ये एक आम हो गया है। किसके लिए? ऑफ जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के लिए। जर्नलिज्म, पत्रकारिता। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, आज हर कोई जो भी शिक्षित है, लिटरेट यानी एजुकेटेड, विल हैव रीड एन इंटरव्यू, उन्हें इंटरव्यू यानी साक्षात्कार पढ़ना पड़ता है। एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, यानी जीवन के कुछ बिंदुओं पर, कुछ जगहों पर, स्तर या जो भी लेवल है उस स्तर पर। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट, और जहां तक दूसरी बात है या दूसरे बिंदु से ऑफ व्यू, नजरिया या दृष्टिकोण,
जहां तक नजरिया दृष्टिकोण का मैटर है, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, हजारों वरिष्ठ लोग जो है उन्होंने अपने जीवन में इंटरव्यू दिया है फॉर द ईयर्स, वर्षों तक, सम ऑफ देम रिपीटेडली, और उनमें से कुछ तो ऐसे सेलिब्रिटी हुए हैं जिन्होंने बार बार इंटरव्यू दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनका जीवन में कहीं ना कहीं साक्षात्कार जरूर हुआ है, और कुछ तो सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनका अपने जीवन के अंदर इंटरव्यू जो है वो बार बार हुआ था, रिपीट यानी बार बार। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट, इसलिए इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है कि ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार का जो ओपिनियन है, आइडिया, विचार ऑफ इट्स फंक्शंस, और इसके कार्य या काम, जॉब, मेथड्स यानी विधियां, एंड मेरिट्स, और इसके गुणों के बारे में वेरी कंसिडरेबली, वेरी यानी चेंज, और कंसिडरेबली का मतलब होगा यहां पर एनफ, कंसिडरेबली एनफ जिसका मतलब होता है पर्याप्त, वेरी कंसिडरेबली जो कि पर्याप्त रूप से बदलना है। सम माइट मेक क्वाइट एक्सट्रावेगेंट क्लेम्स, और कुछ सेलिब्रिटीज ने जिन्होंने काफी एक्स्ट्रावेगेंट यानी अतिशयोक्तिपूर्ण क्लेम्स यानी दावा करते हैं फॉर इट एज बीइंग यानी इंटरव्यू के अस्तित्व के लिए, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसके उच्च स्वरूप में। यानी कुछ सेलिब्रिटी चाहते हैं कि ये इंटरव्यू जो है वो हमारे जीवन में कायम रहे, और हर इंसान को इंटरव्यू का फेस करना चाहिए, और वो भी कम संख्या में या कम मात्रा में नहीं, बल्कि अपने ये उच्चतम स्तर में इंटरव्यू जो है वो होना चाहिए। ए सोर्स ऑफ ट्रुथ, ऐसा माना जाता है कि इंटरव्यू जो है वो अ सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी कि एक सच्चाई का स्रोत माना जाता है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और यह इसके अभ्यास में या व्यवहार में एन आर्ट, ये कला मानी जाती है। अदर्स, दूसरे शब्दों में, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, यानी वो सेलिब्रिटी जो है यानी प्रसिद्ध लोग, हु सी देमसेल्व्स जो अपने आप को समझते हैं, विक्टिम्स यानी पीड़ित, वो चाहते हैं कि इंटरव्यू के द्वारा हमें पीड़ित किया गया है, हमें कष्ट पहुंचाया गया है। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, जो कि ये चाहते हैं कि ये इंटरव्यू जो है वो डिस्पाइज द इंटरव्यू, यानी वो इस इंटरव्यू से डिस्पाइज करते हैं, मतलब हेट करते हैं, नफरत करते हैं। एज एन अनवांटेड इंट्रूशन, जो कि यह हमारे जीवन में एक अनवांटेड यानी अननेसेसरी, अनवांटेड का मतलब होता है अननेसेसरी, इंट्रूशन यानी घुसपैठ या हस्तक्षेप करना इनटू देयर लाइव्स, उनके जीवन में, और फील दैट, और वो इसके बारे में ये महसूस करते हैं कि इट समहाउ डिमिनाइज देम, कि वह किसी तरीके से उन्हें डिमिनिसेज करता है। डिमिनिसेज का मतलब होता है डिक्रीज करना, और डिक्रीज मीन्स कम करना। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसे कि कुछ प्राचीन काल की संस्कृतियों में ऐसा माना जाता था। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट, यानी प्राचीन, या इसको अपन ओल्ड कह सकते हैं, यानी कि प्राचीन या पुरानी संस्कृतियों में ऐसा माना जाता था। इट इज बिलीव्ड दैट, यह माना जाता था कि इफ समवन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समवन, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की फोटो खींचता था, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सॉवल, तो ऐसा माना जाता था कि अरे इसने इसका फोटो खींचा, इसका मतलब ये फोटो नहीं, वो एक प्लेस होता था, उस प्लेस के माध्यम से ऐसा माना जाता था कि उसने उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा लिया। ऐसा प्रिमिटिव कल्चर में लोगों के विचार थे, ऐसी भावनाएं थी, ऐसी फीलिंग्स थी। वी एस नायपॉल
feels that some people are wounded by the interviews, यानी कि कुछ लोग जो है वो मानते हैं ऐसा कि जब हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो लोग उन साक्षात्कार से अपने आप को घायल समझते हैं, एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और ऐसा भी माना जाता है कि इंटरव्यू जो है वो सीधा उनका प्रभाव उनके मस्तिष्क पे होता है और वो इतना मतलब प्रभावित हो जाते हैं कि उनके मस्तिष्क का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेविस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस, लेविस कैरल जो कि क्रिएटर ऑफ द एलिस यानी एलिस के रचयिता इन वंडरलैंड, वाज सेड टू हैव, उन्होंने कहा था जस्ट हॉरर कि यह एक न्यायोचित डर होता है और द इंटरव्यूअर यानी कि साक्षात्कार देने वालों का, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी साक्षात्कार देने के लिए सहमत नहीं हुए थे। इंटरव्यूड अ पर्सन हु गिव इंटरव्यू, यानी कि वो कभी सहमत नहीं हुए थे इस बात के लिए कि जीवन में लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए, वो कभी इस बात से सहमत नहीं थे। वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग, और यह उनका एक डर था, बीइंग लाइनाइज्ड, लाइनाइज्ड का मतलब होता है भव्य स्वागत करना, विच मेड हिम थस रिपेल, जो कि उन्हें इस तरीके से रिपेल कर देता था। रिपेल का मतलब होता है दूर कर देना। वुड बी एक्विटेंस, चाहे वो उनके परिचित भी हो सकते थे, इंटरव्यूअर्स साक्षात्कार लेने वाले, एंड परसिस्टेंस यानी परसिस्टेंट, जिद्दी, पिटिशनर याचिका दायर करने वाले, पिटिशनर का मतलब होता है याचिका दायर करने वाले। फॉर हिज ऑटोग्राफ एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, तो जो उसके पास आते थे उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, और फिर वो अपनी सफलता की कहानियां उन्हें सुनाते, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, यानी इस प्रकार के सारे लोगों को खामोश करते हुए, विथ मच सेटिस्फेक्शन एंड एम्यूजमेंट, और वह उन्हें अत्यधिक अपनी इस कहानियों के द्वारा और मनोरंजन के द्वारा संतुष्ट कर दिया करते थे। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एंड इवन मोर, रुडयार्ड किपलिंग ने इससे भी अधिक एक्सप्रेस किया, कंडेम्नेटरी यानी फीलिंग स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिश अप्रूवल, यानी घृणित या अस्वीकृत। एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, यानी उन साक्षात्कार लेने वाले लोगों के प्रति उन्होंने अपना घृणित दृष्टिकोण या अस्वीकृत दृष्टिकोण प्रदर्शित किया था। हिज वाइफ, जिनका नाम कैरोलिन था, राइट्स इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती है फॉर 14 अक्टूबर 1892, यानी कि उन्होंने इसके बारे में डायरी में लिखा था 14 अक्टूबर 1892 को, दैट कि दैट डे वाज रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स, कि मेरे हस्बैंड जिनका रुडयार्ड किपलिंग नाम था, तो रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी कैरोलिन, तो वो कहती है कि 2 रिपोर्टर आए थे हमारे घर, पत्रकार, जिन्होंने मेरे हस्बैंड का पूरा दिन खराब कर दिया था। रेग्ड, रेग्ड का मतलब होता है रूइन, यानी बर्बाद कर दिया, RUINED, पूरा एक दिन खराब कर दिया। फ्रॉम बोस्टन, जो कि ये रिपोर्टर बोस्टन से आए थे। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, वह इसके बारे में अपने पति को खबर करती है, एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, यानी कि उन रिपोर्टरों के बारे में बताते हुए, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं साक्षात्कार देने के लिए मना क्यों करूं, बिकॉज इट इज इमोरल, यानी कि मैंने ये ऐसा मना क्यों किया था, क्योंकि ये किसी का इंटरव्यू लेना अनैतिक है। इट इज ए क्राइम, ये एक अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, ये उतना ही क्राइम है जितना कि मेरे हस्बैंड का ऑफेंस करना उसके बराबर। ऑफेंस का मतलब होता है इंसल्ट करना, अपमान करना। एज एन असॉल्ट,
असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना, जैसे कि यह एक उनके ऊपर आघात करने का या आक्रमण करने जैसा है। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट्स, और ये बिल्कुल वैसा ही एक न्यायोचित मेरिट्स यानी गुणों वाला पनिशमेंट यानी दंड है। इट इज कोवर्डली, यह कायरता है। एंड वाइल, और वाइल मीन्स होता है अप्रिय। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी सम्मानित व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि उसका जीवन के अंदर जो है वो इंटरव्यू होना चाहिए। मच लेस गिव इट, और इसके प्रति उन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया था। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault, लेकिन बाद में किपलिंग खुद जो है दूसरे लोगों के ऊपर ये है इंटरव्यू लेकर के आघात पहुंचाते रहे। ऑन मार्क ट्वेन नाम के जो राइटर थे उनके ऊपर। ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, उसके कुछ ही वर्षों पहले, एजी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894, एजी वेल जो कि 1894 में एक इंटरव्यू के दौरान रेफर टू द इंटरव्यूइंग, उन्होंने जो साक्षात्कार लिए गए थे उसके बारे में, या जो साक्षात्कार लिए जा रहे थे उनके बारे में बताया। द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, यानी कि इस साक्षात्कार की जो ऑर्डिल होती है, ऑर्डिल मतलब हार्ड परीक्षण या हार्ड टेस्ट, कठोर परीक्षा, हार्ड टेस्ट। But was a fairly frequent interview, and 40 years later, interviewee यानी साक्षात्कार देने वाला, and 40 years later found himself, और 40 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं को पाया इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन, जोसेफ स्टेलिन का साक्षात्कार लेते हुए। सॉल बिलो, who has consented to be interviewed on several occasions, जो कि कई अवसरों पर साक्षात्कार देने के लिए वो तैयार हो गए थे, सेटिस्फाई हो गए थे कि चलो मैं हर क्षेत्र पे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज, फिर भी उन्होंने एक बार साक्षात्कार के दौरान इसके बारे में डिस्क्राइब किया था एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स, और उन्होंने क्या कहा कि ये इंटरव्यू जो है वह एक थंब प्रिंट के समान है। थंब प्रिंट यानी प्रिंट्स मेड बाय थंब, यानी अंगूठे के निशान ऑन हिज विंड पाइप, श्वास नली। Yet despite the drawbacks, yet despite यानी in spite of the drawbacks, यानी दोष अवगुण of the interview, साक्षात्कार के, यानी कि इतने सारे अवगुण होते हुए भी साक्षात्कार जो है इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, यह श्रेष्ठ सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार या संवाद का माध्यम है, उपयोगी माध्यम है। दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, इन दिनों और उससे भी अधिक किसी अन्य दिनों में, आवर मोस्ट वाइड इम्प्रेशन, हमारा विस्तृत या व्यापक प्रभाव, ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, हमारे जो समकालीन लोग होते हैं और उनके ऊपर जब हम किसी तरह का अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो वो इंटरव्यू के द्वारा ही हम उनके ऊपर अपना इफेक्ट या इम्प्रेशन जो है वो छोड़ सकते हैं। थ्रू इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के दौरान, डेनिस ब्रायन हैज रिटन, जैसा कि डेनिस ब्रायन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस, यानी कि हर प्रकार की खबरें, हर प्रकार की सूचना, हर प्रकार की न्यूज जो है रीच अस, हमारे पास पहुंचती है थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, जिस समय एक आदमी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है तो वो इंफॉर्मेशन दूसरे आदमी के पास ऐसे पहुंचती है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसके द्वारा द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन, साक्षात्कार लेने वाला अपना एक प्रभाव छोड़ता है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व पावर, शक्ति एंड इन्फ्लुएंस, और इसके द्वारा वह उसके ऊपर प्रभाव छोड़ देता है। नेक्स्ट पार्ट 2। अब देखिए 2 जो कि अम्ब्रीटो इको
और मुकुंद पद्मनाभन, इनके बीच में इंटरव्यू होता है। तो ये जो कड़ी यहाँ दी गई है, इनके बीच के इंटरव्यू की जो बातें थी, जो इनका इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, अम्ब्रेटो इको क्या कहते हैं? आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो कि रविवारों पर उपन्यास लिखता हूं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्ब्रेटो इको, यानी निम्नलिखित अंश जो है, यह अम्ब्रेटो इको के द्वारा जो इंटरव्यू लिया गया था, जो साक्षात्कार लिया गया था, उसका ये एक अंश है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, यानी अम्ब्रेटो इको का जो इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में, और साक्षात्कार लेने वाला जो है वो कौन है? इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, यानी द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके वो संपादक हैं। Ambrito Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. अब देखिए, अम्ब्रेटो इको जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा अम्ब्रेटो इको का जो इंटरव्यू लिया जाता है, उस इंटरव्यू के इस अंश जो है उस चैप्टर के माध्यम से बताए गए हैं, जिसमें क्या कहा गया है? प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोजना इन इटली, जो कि इटली के बोलोजना के यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर है, ऑलरेडी एक्वायर्ड, जो कि पहले से ही अर्जित कर चुके हैं, अ फॉर्मिडेबल, यानी अजय, हार्ड टू विन, फॉर्मिडेबल जिसका मतलब होगा हार्ड टू विन, यानी जिसे जीतना बहुत ही कठिन हो, यानी बड़ी कठिनाई से। अजय, रेपुटेशन यानी ख्याति या प्रसिद्धि। अजय, स्कॉलर यानी एक विद्वान के रूप में, स्कॉलर विद्वान यानी एजुकेटेड या लिटरेट। ऑन हिज आइडियाज, अपने विचार। ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स का मतलब होता है लक्षण शास्त्र, यानी अ सब्जेक्ट विच इज विच स्टडीज ऑफ साइन एंड सिंबल, अ बुक फॉर स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल, साइंस एंड सिंबल, जिसको लक्षण विज्ञान कहा जाता है या लक्षण शास्त्र कह सकते हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, यानी साहित्यक, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी स्पष्टीकरण या व्याख्या। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। अब सौंदर्य शास्त्र, a book which is used to study of beauty, यानी कि वो पुस्तक जिसके माध्यम से सुंदरता के बारे में पढ़ा जाता है या सुंदरता के बारे में बताया जाता है, उसे सौंदर्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसे कि बोलते हैं एस्थेटिक्स। बिफोर ही टर्न टू राइट फिक्शन, यानी कि जब वो फिक्शन लिखने के लिए शुरू हुए थे या फिक्शन लिखना शुरू किया था, उससे पहले, फिक्शन का मतलब होता है नॉवेल यानी उपन्यास, लिटरेरी फिक्शन यानी साहित्यिक उपन्यास, एकेडमिक टेक्स्ट अकादमिक लेखन, एसेस निबंध, चिल्ड्रंस बाल बुक्स यानी चिल्ड्रंस बुक्स यानी बाल पोथियां, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और समाचार पत्रों के लेखन। His written output is staggeringly large, उनके लिखने का जो ये था वो स्टैगरिंग यानी आश्चर्यजनक रूप से, लार्ज यानी विस्तृत, एंड वाइड रेंजेस यानी अत्यधिक क्षेत्र में फैला हुआ। इन 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट, उन्होंने इसके समान ही, इक्विवेलेंट यानी इक्वल, समान, इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, इंटेलेक्चुअल यानी वाइज यानी बौद्धिक सुपरस्टारडम, सुपरस्टारडम का मतलब होता है नायकत्व, और इसे इसका मीन जो होता है वो ये है बीइंग of
सेलिब्रिटी, यानी विशिष्ट लोग, प्रसिद्ध। विद द पब्लिकेशन, यानी उन्होंने एक पब्लिकेशन निकाला था, एक बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। ये बहुत ही फेमस नॉवेल थी। वी सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जो कि लगभग 10 लाख से भी ज्यादा इसकी प्रतियां बिक गई थी, कॉपीज, प्रतियां, द नेम ऑफ द रोज न्यूज़पेपर की। अब देखिए, अब मुकुंद ने अमृतो इको से क्या पूछा? द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, यानी इंग्लिश उपन्यासकार और अकादमिक डेविड लॉज ने एक बार टिप्पणी की थी इसके बारे में, यानी कि अमृतो इको के बारे में, कि आई कांट अंडरस्टैंड, मैं ये बात नहीं समझ सकता कि हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, कि एक आदमी जो है वो ये सारा काम कैसे कर लेता है। मतलब हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, कि एक आदमी ये सारे काम कैसे कर सकता है जैसे ही डज, वो करता है। वो कौन? अमृतो इको की ओर संकेत करते हुए या इंडिकेट करते हुए उन्होंने बताया। तो अमृतो इको ने कहा, भाई मुकुंद ने पूछा कि उन्होंने कहा था डेविड लॉज ने कि मैं ये बात नहीं समझ सकता हूं कि वो सारे काम जो है अकेले ही कर लेते हैं अमृतो इको, वो कैसे कर सकते हैं। ये मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके रिपोर्टर थे, उन्होंने अमृतो इको का इंटरव्यू लिया था। तो उस इंटरव्यू के दौरान वापस अमृतो इको का उस इंटरव्यू के अंदर क्या रिप्लाई था, देखिए। मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, उन्होंने कहा हो सकता है कि मैं बहुत सारे काम करते हुए लोगों के ऊपर अपने प्रभाव छोड़ सकता हूं, बट इन द एंड, लेकिन आखिर में, आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात से आश्वस्त हो जाता हूं या मैं खुद ये मानता हूं, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं हमेशा वो एक ही काम करता रहता हूं। नेक्स्ट, तो मुकुंद कहता है विच इज, वो कौन सी चीज या वो कौन सा काम है जो आप बार बार करते रहते हो। तो अमृतो इको का जो रिप्लाई था, नो दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो अमृतो इको ने फरमाया कि उसके बारे में अभी ये स्पष्ट करना अत्यधिक कठिन है, यानी कि इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट नहीं कर सकता या इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, ये मेरे लिए अभी कठिन है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, वो कहते हैं कि मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं, एंड आई परस्यू, यानी ट्राई टू गेन, यानी कि उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। परस्यू यानी ट्राई टू गेन, प्राप्त करने की कोशिश करना। थ्रू माई एकेडमिक वर्क, यानी कि मैं उन्हें अपने अकादमिक कार्यों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, एंड माई नॉवेल्स, और मेरे उपन्यास के द्वारा, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और वो कहते हैं कि बच्चों के लिए जो मैंने बाल पोथियां लिखी है, आर अबाउट नॉन वायलेंस, जो कि अहिंसा के बारे में, एंड पीस, और शांति के बारे में। यू सी, आप जानते हैं, द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, यानी कि वो वैसा ही बंच यानी समूह या गुच्छा, एथिकल यानी नैतिक दार्शनिक रुचियों का, फिलोसॉफिकल दार्शनिक और इंटरेस्ट कहते हैं रुचियां, यानी कि ये वही नैतिक दार्शनिक रुचियों का समूह है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एंड देन आई हैव सीक्रेट, और इसके बारे में भी मेरे पास एक रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या आप इस बात को जानते थे कि मान लीजिए आप इस ब्रह्मांड का जो खाली स्थान है, एम्प्टी स्पेस यानी खाली स्थान या जगह, यूनिवर्स से आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मान लीजिए आप यूनिवर्स से इस ब्लैंक स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, और जितने भी एटम्स हैं यानी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे अणु, उनके बीच का जो रिक्त स्थान है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या जिन अणुओं का रिक्त स्थान आप डिस्ट्रॉय करते हैं,
द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो ये ब्रह्मांड यदि आप उस रिक्त स्थान को समाप्त कर देंगे जहां भी रिक्त स्थान है, चाहे एटम्स के अंदर है या ब्रह्मांड के किसी क्षेत्र में वो रिक्त स्थान है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारा ये ब्रह्मांड जो है वो मेरे हाथ की मुट्ठी के जितना बड़ा रह जाएगा। सिमिलरली उसी के समान वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में भी या जीवन के हर क्षेत्र में भी रिक्त स्थान है। आई कॉल देम इंटरस्टिस, और उन्हें मैं रिक्त स्थान कहता हूं या दरार कहता हूं। मान लीजिए आप कहते हैं यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यानी कि आप मेरे पास मेरी जगह पर आ रहे हैं। यू आर इन एलिवेटर, मान लीजिए आप किसी एलिवेटर में सवार हैं। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, यानी जो चढ़ने के लिए काम ली जाती है। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में सवार हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जबकि आप मेरी ओर ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, और उस दरमियान मैं आपके आने का इंतजार कर रहा होता हूं। दिस इज एन इंटरस्टिस, यही तो रिक्त स्थान कहलाता है। एन एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली जगह। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, यानी कि मैं ये जितने भी रिक्त स्थान होते हैं इन्हीं रिक्त स्थानों में काम करता हूं। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, यानी कि इन्हीं रिक्त स्थान के दौरान मैं काम करता हूं। जिस समय तुम्हारा इंतजार करते हुए, यानी कि तुम जिस एलिवेटर में बैठ करके ऊपर आ रहे होते हो, तो उस एलिवेटर या उस लिफ्ट का इंतजार करते हुए टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आप जो है उस मकान के फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तब तक मैं लगभग एक आर्टिकल लिख चुका होता हूं। लाफ्स, और वो हंसते हैं। कौन? अमृतो इको। तो उन्होंने इस तरीके से जो है इंटरस्टिस और एलिवेटर के बारे में, या जो एम्प्टी स्पेस है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं जहां भी रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान के दौरान ही काम करता हूं, यानी कि जब भी फुर्सत का थोड़ा सा समय मिलता है मैं कुछ न कुछ लिख लेता हूं। उन्होंने इसमें ये एक्सप्लेन किया कि भाई आप एलिवेटर में सवार होते हो और वो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में तक पहुंचते हो, तब तक मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूं, और ऐसा कह के वो हंसने लग जाते हैं। मुकुंद, तो मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, लेकिन हर कोई निसंदेह ऐसा नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, यानी कि आपका ये उपन्यासेतर, यानी कि अकाल्पनिक लेखन, योर स्कॉलर वर्क, तुम्हारी विद्वता के कार्य कृतियां है सर्टेन प्लेफुल, जो कि निश्चित रूप से विनोद प्रिय है, एंड पर्सनल क्वालिटी, और व्यक्तिगत योग्यताएं अबाउट इट, इसके बारे में। इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर, यानी कि ये चिन्हित प्रस्थान है फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यानी नियमित अकादमिक शैली से, विच इज इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड, इनवेरिएबली यानी मोस्टली या ऑलवेज, यानी हमेशा, रोजाना, डिपर्सनलाइज्ड यानी एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको कम करना, यानी अव्यक्तिक, एंड ओपन ड्राई एंड बोरिंग, और जो कि अक्सर शुष्क और उबाऊ होता है। हैव यू कॉन्शियसली, क्या आपने कॉन्शियसली यानी डेलिबरेटली, जानबूझ करके, एडॉप्टेड, इसे अपनाया था, एन इनफॉर्मल अप्रोच, अनौपचारिक पहुंच, और इज इट समथिंग दैट, या फिर ऐसा कुछ है जस्ट केम नेचुरली टू यू, यानी ये सारे गुण जो है वो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर पहुंचे। कैसे ये सारा जो है वो आपको पता चला था इसके बारे में? तो देखिए, तो अमृतो इको कहते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, जिस समय मैंने अपना पहला डॉक्टरीय शोध प्रबंध जो है उसकी प्रस्तुति दी थी। डिसर्टेशन यानी शोध प्रबंध, यानी जिसका मतलब होता है रिसर्च पेपर, शोध प्रबंधन। इन इटली, इटली के अंदर वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो वहां जो भी प्रोफेसर थे, यानी कि जिस विषय के ऊपर हमें शोध करना होता था, तो जब मैंने अपना पहला
शोध प्रबंधन प्रस्तुत किया तो हमारे प्रोफेसर ने कहा स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स, कि विद्वान जो होते हैं वो कुछ निश्चित विषय जो है उनको सीखते हैं या पढ़ते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। अब यहां स्कॉलर विद्यार्थियों से होगा, क्योंकि ये भी तो एक विद्यार्थी थे, शोध प्रबंध कर रहे थे, तो वे बहुत सारी जो है वो फॉल्स यानी झूठी, हिपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं बनाना। देन दे करेक्ट देम, और उसके बाद में ये झूठी परिकल्पनाएं जो उनके द्वारा बनाई जाती है, उन झूठी परिकल्पनाओं को फिर वो सही करते हैं। एट दी एंड, अंत में दे पुट द कंक्लूजन, और उसके बाद वो उसका निष्कर्ष स्थापित करते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि आप इसके विपरीत टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने अपने शोध की कहानी बताई। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, जिसमें आपने अपने इस रिसर्च के लिए जो ट्रायल्स किए हैं, आपने जो प्रयास किए हैं, ट्रायल्स मीन्स यहां होगा अटेम्प्ट्स, आपने जो भी प्रयास किए हैं, एंड एरर्स और मिस्टेक, जो भी आपने गलतियां की है। एट द सेम टाइम, उसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट, उन्होंने ये पहचान लिया था कि मैं सही था। एंड वेंट ऑन द पब्लिश माई डिसर्टेशन, और मैं अपने उस डॉक्टरीय शोध प्रबंधन को प्रकाशित करने के लिए चला गया। एज ए बुक, एक बुक के रूप में, विच मीन्ट, जिसका तात्पर्य था ही एप्रिशिएटेड इट, यानी कि उसने इसको एप्रिशिएट किया, मतलब उसकी प्रेज की, प्रशंसा की, ये प्रेज आ गया इसमें। अब बेटा देखिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पैरा। एट दैट पॉइंट, उस बात पर, एट द एज ऑफ 22, यानी कि 22 वर्ष की उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, मैंने ये कहा था या मैं ये समझा कि ये विद्वता की जो पुस्तकें हैं उनको उसी तरीके से लिखना चाहिए जिस तरीके से मैंने अपनी शोध प्रबंधन को लिखा था। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, जिसमें मैंने अपने उस शोध की कहानी को बताते हुए बताया था। दिस वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, इसी वजह से मेरे हमेशा निबंध जो है वो यानी कि कथात्मक पहलू रहे हैं, इनमें कथात्मक पहलू रहा है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव, और इसी कारण मैंने ये कथा साहित्य जो है वो लिखना शुरू किया था। नॉवेल्स यानी उपन्यास, सो लेट, बहुत ही देर से। एट द एज ऑफ 50, यानी लगभग 50 वर्ष की उम्र में, मोर और लेस, अधिक या कम के रूप में। आई रिमेंबर दैट, मुझे ये घटना अच्छी तरह याद है कि माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्स वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, यानी मेरा प्रिय मित्र था रोनाल्ड बार्ट, जो कि हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे, यानी डिप्रेस में चला जाता था, वो दुखी हो जाता था, कुंठित हो जाता था। दैट ही वाज एन एसेइस्ट, कि वो एक निबंधकार थे, एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट, और उपन्यासकार नहीं। वो थे एक निबंधकार, लेकिन अक्सर दुनिया की नजरों में वो एक नॉवेलिस्ट के रूप में माने जाते थे। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे, यानी कि वो अपना रचनात्मक लेखन लिखना चाहते थे एक दिन या किसी अन्य दिन। बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू शो, लेकिन वो अपना जो ड्रीम उन्होंने अपने पाल रखा था, वो उनका ड्रीम पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कभी महसूस नहीं किया था। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, यानी बाय चांस, संयोगवश, बाय एक्सीडेंट यानी बाय चांस, संयोगवश मैंने जो है ये उपन्यास लिखना शुरू किया था। यह कारण, आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। क्या हुआ, एक दिन मेरे पास कोई भी काम जो नहीं था करने के लिए, और मैंने फिर ये लिखना शुरू कर दिया था, और उसके बाद लिखने की मेरी रुचि जो है वो निरंतर बढ़ती रही। तो मुकुंद कहते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, यानी कि इन उपन्यासों के बारे में बातचीत करते हुए, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, एक प्रसिद्ध आप अकादमिक व्यक्ति होने के नाते या विद्वान व्यक्ति होने के नाते, यू वेंट ऑन टू बिकमिंग, आप ये बनने के लिए चले गए
स्पेक्टिकुलरली यानी शानदार तरीके से, यानी स्प्लेंडर, फेमस यानी प्रसिद्ध, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, यानी कि द नेम ऑफ द रोज न्यूज़पेपर जो आपने प्रकाशित कराया था, और जब वो न्यूज़पेपर इतना प्रकाशित हो गया और आप भी इतने प्रसिद्ध हो गए तो आप शानदार तरीके से फेमस बनने के लिए चल पड़े। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, आपने लगभग 5 novels लिखे हैं, 5 उपन्यास, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, अन्य विद्वानों के जो कार्यों के खिलाफ, ऑफ नॉन फिक्शन यानी गैर कथात्मक साहित्य, यानी काल्पनिक यानी अकाल्पनिक, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, कम से कम 20 से भी ज्यादा। तो अमृत को कहते हैं ओवर 40, अरे 20 नहीं 40 से ज्यादा। तो मुकुंद कहते हैं ओवर 40 यानी अपने 40 से ज्यादा नॉवेल्स लिखे हैं। अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, जिनमें एक अर्ध भाग जो है वो सेमियोटिक्स पर है, यानी कि लक्षण शास्त्र पर। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्ब्रोटो इको, लेकिन अधिकांश लोग जो है अम्ब्रोटो इको के बारे में पूछते हैं, एंड मतलब मान लीजिए आप अम्ब्रोटो इको के बारे में पूछते हैं, एंड दे विल से, तो वो कहेंगे ओ ही इज द नॉवेलिस्ट, अरे अम्ब्रोटो इको वो तो एक उपन्यासकार है। डज दैट बॉदर यू, क्या इससे आपको कोई परेशानी है, क्या आपको कोई कष्ट पहुंचता है, क्या आपको किसी तरह की उससे दिक्कत है? तो अम्ब्रोटो इको कहते हैं यस हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मुझे इसलिए दिक्कत है। अम्ब्रोटो इको कहते हैं क्यों? मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूं, और हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, और जो कि रविवारों पर उपन्यास लिखता है, इसलिए मुझे ऐसा कहने में आपत्ति है। इट इज नॉट ए जॉक, ये कोई मैंने जॉक नहीं मारा है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, एक बार मैंने अकादमिक जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, ये कोई पेन क्लब या लेखकों की मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक अकादमिक कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, और वहां पर मैंने अपने आप को पहचाना विद द एकेडमिक कम्युनिटी, उन शिक्षित समुदाय के लोगों के बीच में। बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ दे यानी वे मोस्ट पीपल जिनके बारे में बताया गया है, हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, जिन्होंने केवल उपन्यास पढ़े हैं। आई रीच ए लार्ज ऑडियंस, यानी कि जिन्होंने भी मेरा उपन्यास पढ़ा है, इसका मतलब मैं अत्यधिक पाठकों या रीडरों के पास पहुंच गया हूं, श्रोता के पास मेरे बारे में जानकारी हो गई है, उन्होंने मेरे बारे में जान लिया है उस उपन्यास के माध्यम से। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि 1 million पाठक जो है, 1 million ऑलमोस्ट 10 lakh स्टफ का मतलब होता है मटेरियल, सामग्री, ऑन सेमियोटिक यानी लक्षण शास्त्र की। तो मुकुंद कहते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुकुंद कहते हैं कि आपने जब ये बात बताई दी है तो यह आपकी बात मुझे मेरे अगले क्वेश्चन की ओर लाती है। और मिस्टर मुकुंद का अगला क्वेश्चन क्या था? द नेम ऑफ रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, यानी कि आपका जो नॉवेल प्रकाशित हुआ था द नेम ऑफ रोज, जो कि एक बहुत ही सीरियस नॉवल है, यानी गंभीर उपन्यास। इट इज ए डिटेक्टिव यार्न एट द लेवल 1 यानी यह एक स्तर पर एक डिटेक्टिव यानी रिलेटेड टू डिटेक्टिव क्राइम यानी जासूसी अपराध से संबंधित यान का मतलब होता है अ लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी कहानी। यान लॉन्ग स्टोरी यानी कि यह जासूसी की एक लंबी कहानी जो है उस स्तर पर। बट इट इज ऑल्सो डेल्स, लेकिन इसके लिए डेल करने की भी जरूरत है। डेल का मतलब होता है टू गो इनटू deeper to get knowledge, यानी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इसकी गहराई के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हमें इस डिटेक्टिव यान के बारे में विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा। तो हमें यहां से कहां जाना पड़ेगा इसकी गहराई में? इनटू मेटाफिजिक्स। अब देखिए मेटाफिजिक्स जिसका मतलब होता है तत्व मीमांसा,
यानी अ सब्जेक्ट which is used to study या ये न लिख करके अपन इसके बारे में दूसरी बात बता देते हैं। बीइंग एक्सिस्टेंस ऑफ मेटाफिजिक्स मीन्स क्या होगा? बीइंग एक्सिस्टेंस ऑफ नेचर, ट्रुथ एंड नॉलेज, यानी प्रकृति, सच्चाई और ज्ञान के अस्तित्व के बारे में जानना, जिसको तत्व मीमांसा विज्ञान कहा जाता है। थियोलॉजी कहते हैं धर्म शास्त्र को, और जिसमें हम स्टडी करते हैं ए सब्जेक्ट ऑफ बीइंग स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स, जिसको धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। एंड मेडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास। यट इट एंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी बहुत सारे लोगों श्रोताओं ने इसका आनंद लिया, दर्शकों ने। वेर यू पजल्ड एट बाय ऑल दिस, जहां पर मतलब वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या इन सब के वजह से तुम इतने मतलब पजल्ड हुए, बौखला गए, भौचक्के हुए? तो अम्ब्रोटो इको कहते हैं नो, नहीं। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, यानी कि पत्रकार भ्रमित हो जाते हैं या वो हक्के बक्के हो जाते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशक भी। एंड दिस इज बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट, यानी कि पत्रकार और प्रकाशक इस बात में विश्वास करते हैं कि पीपल लाइक टेस्ट एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग अक्सर अच्छा ही नहीं चाहते हैं, लोग अच्छी चीजें नहीं चाहते हैं। लोगों को सिर्फ चाहिए ट्रेस, और ट्रेस का मतलब होता है रबिश, और रबिश मीन्स होता है कचरा। यानी लोग हमेशा घटिया चीजें पसंद करते हैं, उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती। हर क्षेत्र में देख लीजिए, जहां लो प्राइस जो थिंग्स होती है, मटेरियल होता है, इन लोगों का अटेंशन जो है उस लो प्राइस की वस्तु की तरफ चला जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि लोग जो है वो किसी अत्यधिक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को नहीं चाहते हैं, जबकि उनको ट्रेस चाहिए, उनको रबिश चाहिए, कचरा चाहिए उनको। एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। मान लीजिए हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर जो है लगभग 6 बिलियन लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज 6 बिलियन, यानी लगभग 6 अरब। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपी। जबकि ये जो नॉवल प्रकाशित हुआ था मुकुंद का, अम्ब्रोटो इको का, द नेम ऑफ द रोज, वो लगभग 10 से 15 मिलियन के बीच में इसकी प्रतियां जो है वो बिकी थी। 10 से 15 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली, तो वो कहते हैं इस तरीके से मैं केवल रीच नहीं पहुंचा ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ द रीडर, यानी बहुत ही कम प्रतिशत पाठकों तक। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन वास्तविक रूप से ये इस प्रकार के जो पाठक हुए हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेज, और जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है तो ऐसे लगता है कि वह आसान अनुभव को नहीं चाहते हैं, आसान अनुभव से अपना जीवन नहीं गुजारना चाहते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट डिश, और कम से कम हमेशा ये नहीं चाहते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर मैक्सिमम, रात्रि का भोजन करने के बाद 9 बजे के पश्चात वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखता हूं। एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ये जो सीन है वो मैं टीवी पे देखता हूं। आई एंजॉय इट, मैं इनका आनंद लेता हूं। एंड आई नीड इट, और मुझे इनकी जरूरत भी होती है। बट नॉट ऑल डे, लेकिन दिन भर नहीं, ये सिर्फ रात को 9 बजे का डिनर करने के बाद ही मैं ये सब देखता हूं। तो मुकुंद कहते हैं
could the huge success of the novel have anything to do with the fact that, यानी कि आपके उपन्यास का जो इतना विस्तृत रूप से सफलता प्राप्त हुई थी, एनीथिंग टू डू, क्या आप उससे कुछ करना है, विद द फैक्ट, उन तथ्यों से, दैट इट डील्ड विद ए पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, जो कि मध्यकालीन इतिहास की उस अवधि का नेतृत्व करती है। तो अम्बर्टो इको कहते हैं दैट इज पॉसिबल, वो बिल्कुल संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन अम्बर्टो इको कहते हैं कि मिस्टर पद्मनाभन जी, मैं आपको इसके बारे में एक और कहानी सुनाना चाहता हूं, पहले आप उसको सुन तो लीजिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कोई होगा। बिकॉज आई ओपन टेल स्टोरीज, वो कहते हैं कि मैं अक्सर अपनी कहानियां बताता हूं लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, यानी चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, चाइना मैन, चाइना के जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी तरह मैं अपनी कहानी को डिस्क्राइब करना चाहता हूं। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरे एक अमेरिकी प्रकाशक ने मुझे कहा था, व्हाइल शी लव्ड माई बुक, जब उसने कहा कि मैं आपके पुस्तकों से बहुत प्रेम करती हूं, मुझे आपकी बुक जो है वो बहुत ही प्यारी लगी है। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री, क्योंकि उससे बिल्कुल भी यह अपेक्षा नहीं थी कि वो उस देश के अंदर 3000 से ज्यादा प्रतियां बेचने की अपेक्षा नहीं कर सकती थी। When nobody has seen a cathedral, यानी कि ऐसे क्षेत्र में जहां के लोगों ने अभी तक कैथेड्रल भी नहीं देखा होगा, यानी रिलेटेड टू चर्च, कैथेड्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू चर्च, यानी क्रिश्चियनों का जो धार्मिक स्थल होता है, रिलेटेड टू चर्च, उसके बारे में। और स्टडीज लैटिन, या उन्होंने ना कभी लैटिन भाषा का अध्ययन किया। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपी, इसलिए मुझे उन्होंने, मेरी उस पब्लिशर ने 3000 कॉपियों के एडवांस दे दिए। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएसए, लेकिन आखिर में यूनाइटेड स्टेट में मेरी उस द नेम ऑफ द रोज नॉवल की जो है लगभग 2 or 3 मिलियन से ज्यादा कॉपी जो है वो सेल हो गई थी। A lot of books have been written about the medieval past, बहुत सारी पुस्तक जो है वो मध्यकालीन से पहले की लिखी गई थी। Far before mine, मेरे से भी अधिक पहले। I think the success of the book is a mystery, मैं इसके बारे में सोचता हूं कि मेरी ये बुक इतनी सफल कैसे हुई, यह एक रहस्य है। क्या है रहस्य? मिस्ट्री यानी सीक्रेट। Nobody can predict it, जिसके बारे में कोई कभी ये घोषणा नहीं कर सकता या भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, इसके बारे में फोरटेल नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, अब कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये नॉवेल जो मैंने द नेम ऑफ रोज जो लिखा था, जिस समय मैंने लिखना शुरू किया था, उससे यदि 10 साल पहले लिखना शुरू कर देता और 10 years लेटर या फिर 10 साल बाद, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो ये ऐसा नहीं होता। यानी कि जो प्रसिद्धि अभी मिली है, जिस समय मैंने इसको लिखना शुरू किया और इसकी एंडिंग हुआ, और जहां तक पर्याप्त मात्रा में ये पर्याप्त पाठकों तक पहुंची और जो प्रसिद्धि मुझे मिले, यदि मैं 10 साल पहले लिखना शुरू करता या इसके 10 साल बाद लिखना शुरू करता, तो ये ऐसा सेम नहीं होता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री, इसी कारण जिस समय से मैंने ये कार्य करना शुरू किया था, यह एक रहस्य था। तो इस तरीके से द हिंदू के जो रिपोर्टर थे या एडिटर मुकुंद पद्मनाभन और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अम्बर्टो इको के बीच में जो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू के ये कुछ अंश जो है इस चैप्टर के माध्यम से हमने रीड किया है, और इंटरव्यू का हमारे जीवन के अंदर कितना महत्व है और इसके क्या गुण है और क्या अवगुण है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और इसी के साथ में द इंटरव्यू जो चैप्टर है वो यहीं एंड हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम इसकी अगली क्लास जो होगी उसमें आपको बताया जाएगा। तब तक थैंक्स।